हेलो साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। गाइस, कुछ दिनों से लगभग 2 या 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। कुछ कारण थे और कुछ मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, जो प्रारंभ था, जहाँ से मानव का प्रारंभ हुआ, जहाँ से अस्तित्व में आया, पता चला कि पृथ्वी पर जीवन था और किस प्रकार से साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं। तो उन सभी के आधार पर कैसे विभाजन किया गया समाज का, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत का जो प्रारंभिक इतिहास था, कैसा प्रारंभिक इतिहास था, वो कौन कौन से स्रोत रहे थे जिनसे हमें जानकारी मिली कि पृथ्वी पर मानव रहते थे, वो औजार बनाते थे और उन्होंने कृषि की, उन्होंने पशुपालन किया। तो ये सभी साक्ष्य मिले, जो भी पुरातात्विक खुदाई हुई उनसे जो साक्ष्य मिले, उनके आधार पर हमें पता चला कि एक समाज बसा हुआ था हमसे पहले भी, और मानव किस प्रकार से धीरे धीरे विकास करता गया और आज जो मानव हम हैं और हम किस स्थिति में आज पहुंच चुके हैं, उस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्या रहता है कि भारत का इतिहास बहुत ही हज़ार साल पुराना है। तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ रही हैं और भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। कई हज़ार लाख वर्ष पुरानी जो भारत की संस्कृति रही है। लगभग 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सैपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और विकसित हुए। देखिए, जो आधुनिक मनुष्य होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है होमो सैपियंस दिया गया है, और यही नाम दिया जाता है कि ये जो होमो सैपियंस मानव थे, ये अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और फिर इन्होंने यहाँ पर, इनके लिए वातावरण अनुकूल था, परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, फिर इन्होंने यहाँ पर अपना विकास करना प्रारंभ किया। अब जैसे आप ही हैं, आप कहीं पर अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आपको उसके विषय में कुछ भी ना पता हो कि यहाँ पर कहाँ हमें पानी मिलेगा या कैसे क्या होगा, परंतु आप धीरे धीरे चीज़ों को खोजेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पास अगर माचिस नहीं है, भाई आपको तो माचिस पता है कि माचिस से हम आग जला सकते हैं, तो आपके पास माचिस नहीं है तो आप पत्थर से आग जलाएंगे। तो ये सारे प्रयास आप करेंगे अपने लिए। तो वही परिस्थिति इनके साथ भी थी कि मानव है तो भूख भी लगेगी, तो भूख के लिए खाना ढूंढते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने शिकार करना प्रारंभ किया। तो यही सारी चीज़ें थी कि धीरे धीरे इन्होंने विकास करना प्रारंभ किया। फिर एक परिस्थिति ऐसी आई कि इन्होंने कृषि तक करना प्रारंभ किया और इन्होंने जौ और गेहूँ, चावल, इस तरीके की चीज़ें भी उगाई अपने खाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि इन्होंने ये तो भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए और अपना विकास करना प्रारंभ कर दिया। तो जो सबसे प्राचीन ज्ञात मानव, आधुनिक मानव है, वो आज से लगभग 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहता है। तो जो अभी दक्षिण एशिया में जो मानव कहते हैं रहता है, वो आज से लगभग 30,000 साल पुराने, मतलब उसकी जो प्रजाति आप कह सकते हैं, वो लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। आगे हम देखते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर इतिहास। अब भाई, जो साक्ष्य हमें मिले हैं इतिहास में, जो पुरातात्विक खुदाइयों के माध्यम से हमें प्राप्त हुए, या भीमबेटका की गुफाओं में, उसकी गुफाओं के दीवारों पर बने चित्रों से जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर हम इसको किस तरीके से बांटते हैं कि कौन कौन सा काल विभाजन रहा है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि चीज़ों को बहुत ही आराम से समझिए। यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से उन चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्टोरिक एज। तो इसमें क्या था कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य इनके मिले हैं। जी हाँ, प्राग ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य थे वो मिले। उसके अलावा लिखित साक्ष्य नहीं मिले, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। मतलब औजार मिले रहे होंगे या कोई भी इनसे संबंधित जो भी सामग्री वो हमें मिली प्राग ऐतिहासिक काल की, परंतु लिखित साक्ष्य नहीं मिले। काल का जो समय काल बताया गया है वो 3000
ईसा पूर्व का बताया गया है, 3000 BC का इसमें काल बताया गया है। आगे अगर हम बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल आता है जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है आद्य ऐतिहासिक काल में, कि यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, पर उनको पढ़ा नहीं जा सका, सबसे महत्वपूर्ण बात। और इसी में हम आद्य ऐतिहासिक काल में ही हम किसको रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। क्योंकि यदि आपने हड़प्पा सभ्यता अब से पहले कहीं भी पढ़ी होगी तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, उनकी जो लिपि मिली है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। हम उन्हें भावचित्रात्मक का नाम देते हैं कि कुछ तो अंकित रहा था परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। क्या अंकित था वो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो लिखित साक्ष्य मिले परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। आगे हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज, इसमें साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले और उनको पढ़ा भी जा सका। ऐतिहासिक काल में जब हम प्रवेश किए तो इसमें क्या हुआ कि इसमें साक्ष्य मिले, बहुत सारे साक्ष्य, जैसे कि चावल के साक्ष्य हुए या जो भी साक्ष्य रहे हों, तो बहुत सारे साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले और उनको पढ़ा भी जा सका। अब इसमें हम किन्हें रखेंगे, इसमें हम बौद्ध काल को रखेंगे, वैदिक संस्कृति को रखेंगे, ऋग्वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। हालांकि इनमें लिखे जाते थे, जैसे श्रुतियाँ बोली जाती थी, फिर बाद में उनको लिखित किया गया और उनको जब लिखित किया गया तो आज भी हम वो वेदों को या उन श्रुतियों को, उन उपनिषदों को पढ़ सकते हैं, तो वो भाषा हम पहचान सकते हैं, उनको पढ़ा भी जा सका है। और वही बौद्ध काल की बात करें तो वो भी लिपि हम पढ़ सकते हैं, उसे भी हमें उसे भी पहचाना जा सका कि क्या लिखा गया है। परंतु यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसकी लिपि को कोई भी पढ़ नहीं सका है। आगे हम बात करेंगे कि इसके अतिरिक्त भी इतिहास को अन्य भागों में भी बांटा गया। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले हम इस तथ्य को पढ़ेंगे कि पुरातत्वविद जिनका नाम है थॉमसन, पुरातत्वविद हैं, ये जो खुदाई करने वाले लोग होते हैं, जो जगह जगह पर देखते हैं कि पुरातात्विक खुदाइयाँ करते हैं, इनको पुरातत्वविद बोला जाता है। तो इन्होंने कोपनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को, जो प्राग ऐतिहासिक काल हम लोगों ने पढ़ा, जो सबसे पहले था जिसमें साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, तो उसको इन्होंने 3 भागों में और बांटा। फिर उसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। अब ये 3 भाग थे, एक तो पाषाण काल इन्होंने बताया, दूसरा इन्होंने बताया कांस्य युग और तीसरा बताया लौह युग। कौन सा? लौह युग। तो इन्होंने इन 3 भागों में और बांटा। तो अब हम जो ये भाग पढ़ेंगे कि 3 और भाग थे, वो 3 भाग थे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन से ये 3 भाग थे? तो ये भाग थे पुरा पाषाण काल, जिसको बोला जाता है पैलियोलिथिक एज, इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे तो बेहतर होगा। इसके अलावा मध्य पाषाण काल जिसे मीसोलिथिक एज कहते हैं, और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। न्यू बोलते हैं ना, नए को न्यू बोलते हैं, तो नव नियोलिथिक एज। मध्य तो मीसोलिथिक, एम ऐसे कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। याद रखिए, किसी भी ट्रिक से आप इनके इंग्लिश के नाम भी याद रखिए। तो ये पाषाण काल के 3 भाग हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन याद रखिए, चीज़ों को समझिए कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, पहले उसको 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग थे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। फिर पाषाण काल को और 3 भागों में बांटा गया, जिनका नाम है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा और तथ्यों को समझना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरा पाषाण काल की, जिसको कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। इसके समय काल की बात करें तो 25 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व का इनका समय काल माना जाता है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का इनका समय काल था। औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर इनको भी 3 भागों में बांटा गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम नाम है, बस क्या नाम है कि पूर्व पाषाण युग इनको कहा गया, मध्य पाषाण युग और उच्च पुरा पाषाण युग। अब इसमें क्या था कि पुरा पाषाण युग में थोड़ा कम विकास हुआ, औजारों को बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। फिर आगे थोड़ा जब धीरे धीरे, कहते हैं ना कि विकास की गति धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई और एक दिन विकास का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया।
तो वहीं आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व पुरापाषाण युगीन संस्कृति। ये सारे के सारे पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। पुरापाषाण युगीन संस्कृति, इसमें औजार और हस्त कुठार और क्लीवर और एक मुखी चौपर मिले हैं। ये सभी नाम हैं उस समय के जो औजार हैं उनके। तो हस्त कुठार ये एक तरीके से आप औजार रहता था, इसी तरीके से क्लीवर, एक मुखी चौपर, ये हथियार मिले हैं कहाँ से? तो ये हथियार मिले हैं पूर्व पुरापाषाण युगीन संस्कृति से। इसके अलावा औजारों में बिल्लौर, चर्ट, स्फटिक और बेसाल्ट आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, पहले जो मानव था वो पत्थरों से औजार बनाता था। अब आप सोच रहे होंगे औजार की ज़रूरत क्यों? तो हम अभी घरों में रहते हैं, हम कोई जंगल में तो रहते नहीं हैं कि हमें अपने जीवन की रक्षा जानवरों से करनी है, परंतु उस समय का मानव जंगलों में रहता था और उसे अपने जीवन की रक्षा जानवरों से करनी पड़ती थी। विशालकाय जानवर हुआ करते थे, लाखों वर्षों पहले की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय विशालकाय जानवर हुआ करते थे जिनसे बचने के लिए इन्हें स्वयं की रक्षा करनी पड़ती थी। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा था? अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने औजार बना रखे थे और ये पत्थर को घिस कर इतना नुकीला कर देते थे, इतना धारदार कर देते थे कि शायद वो वो किसी भी जानवर को डराने के लिए काफ़ी होता था, या कई बार वो उसे मार भी देते थे। तो वही था कि बिल्लौर, चर्ट, स्फटिक और बेसाल्ट, इनसे ये अपने औजार बनाया करते थे। अगर महत्वपूर्ण स्थलों की हम बात करें तो कश्मीर में पहलगांव, बेलन घाटी का नाम याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से मिलने वाले साक्ष्यों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भीमबेटका की गुफाओं की बात हो रही है क्योंकि उसकी दीवारों पर जो चित्रकारी मिली है वो इसी समय काल की बताई जाती है। इसके अलावा नौगौर राजस्थान का क्षेत्र, गुलबर्गा कर्नाटक का, और अतिरापक्कम भी बोलते हैं और अट्टिरापक्कम भी इसे कहा जाता है, ये तमिलनाडु का। इसके अलावा अहमदनगर महाराष्ट्र, ये सभी संबंधित हैं पूर्व पुरापाषाण युगीन संस्कृति से। तो इन स्थानों से जो साक्ष्य मिले हैं उनकी कार्बन डेटिंग के आधार पे एज निकाली गई और उनकी जो एज, उनका जो समय काल निकल कर आता है वो पूर्व पुरापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित बताया जाता है। आगे हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण युगीन संस्कृति। आप भूलेंगे नहीं, हम पढ़ रहे हैं पुरापाषाण काल, ठीक है, उसमें हम अब आते हैं मध्य पुरापाषाण युगीन संस्कृति में। इसमें शल्क निर्मित औजार उद्योग प्रमुख विशेषता। अब यहाँ पर उद्योग का भी विकास होने लगा। शल्क निर्मित औजार उद्योग प्रमुख विशेषता थी इनकी। स्थलों की बात करें तो वही मध्य भारत, दक्कन का क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा, लगभग वही क्षेत्र रहे हैं। कुछ एक आधा क्षेत्र मतलब परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ है, अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा आवासीय स्थल देखें तो इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, एक आवास अपना बनाना शुरू कर दिया था। आवासीय स्थल की बात करें तो जहाँ पर ये व्यापार करते थे, जहाँ पर ये अपना उद्योग लगाते थे, उसी के पास ही आसपास ये निवास किया करते थे। तो इसमें भीमबेटका की गुफाएं, वहाँ रहते थे, इसी कारण तो वहाँ पर चित्रकारी की गई। उसके अलावा निवासा, पुष्कर, समनापुर, ये नर्मदा के किनारे स्थित है। तो इन सभी स्थलों पर ये आवासीय इनके स्थल थे, यहाँ पर ये रहा करते थे, ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तर पुरापाषाण युगीन संस्कृति। उत्तर पुरापाषाण युगीन संस्कृति, तो इस युग के औजार जो है वो राजस्थान, गंगा और बेलन घाटी के भाग, मध्य और पश्चिमी भारत, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए गए हैं। तो ये वो सारे क्षेत्र हैं जहाँ से उत्तर पुरापाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं और इसमें बेलन घाटी भी सम्मिलित है, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा औजारों की बात करें तो अब ये औजारों के नाम है, देखिए कौन कौन से औजारों का इन्होंने विकास किया, कौन कौन से औजार इन्होंने बनाने सीख लिए थे। तो जो इनके औजारों के नाम थे उसमें था खुरचनिया। अब भाई ये कैसा औजार होता था, अभी मैं लास्ट में आपको इनके द्वारा बनाए गए औजारों के कुछ चित्र भी दिखाऊंगी। खुरचनिया नाम था, बेधनिया था, आरी थी, आरी आपने देखी होगी लकड़ी को काटने के काम आती है, तो आरी थी, तक्षणियाँ थी,
छेदनियाँ थीं और चाकू था। छेदनियाँ का शायद आपने छेनी देखी होगी, तो छेनी से तात्पर्य यहाँ छेदनियाँ से है, और उसके अलावा चाकू तो आप सभी रोज़मर्रा में अपने घर में ज़रूर देखते होंगे। तो इन सभी जो औजारों का इन्होंने विकास कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे चाकू कैसे बना लिया, तो चाकू इन्होंने पत्थर की पतली जो आप परत रहती थी उससे ये चाकू बनाते थे, और उसमें इन्होंने अब थोड़ी कलाकारी भाई लाएंगे, क्योंकि एक ही जैसे थोड़ी ना रहेगा ज़िंदगी भर कि वही पत्थर का चाकू ज़िंदगी भर चलेगा। तो अब उसमें इन्होंने कलाकारी लाई कि इन्होंने उसमें जो हत्था लगाने का भी कार्य शुरू कर दिया। तो अब उसमें ये लकड़ी का या तो हड्डियों का हत्था लगाते थे, तो पकड़ने में और आसानी होने लगी। फिर वहीं धीरे धीरे क्या हुआ, चाकू इन्होंने बड़े से लकड़ी के डंडे में जोड़ना प्रारंभ कर दिया, तो फिर सीधे नदी में डाला और मछली पकड़ ली। तो फिर धीरे धीरे विकास हुआ, और विकास की दर जो है निरंतर बढ़ती चली गई। इसके बाद हम बात करेंगे तो पूरा पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं, जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये तो आप सभी को पता है कि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं, और इस पर पूरा पाषाण युगीन चित्रकारी के हमें साक्ष्य मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे तो बेलन घाटी जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, मैंने बताया ना इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के आसपास का जो क्षेत्र है, नदी की ये घाटी है बेलन घाटी। यहाँ से क्या है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ये एक देवी की प्रतिमा है जो वर्तमान देवी देवता जो होते हैं उनसे थोड़ी सी मिलती जुलती प्रतिमा है। तो ये मातृ देवी की प्रतिमा पूरा पाषाण युगीन संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। और कहाँ से मिली है, तो बेलन घाटी मिर्ज़ापुर से मिली है। अगर कभी बेलन घाटी ना भी दिया जाए, केवल मिर्ज़ापुर दिया जाए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है हथनौरा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी। ये हथनौरा जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र है, और यहाँ से मानव खोपड़ी व कंकाल का साक्ष्य मिला है। मानव की खोपड़ी और कंकाल का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो ये था पूरा पाषाण काल, जिसमें हमने उसको भी 3 भागों में पूर्व पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति और उत्तर पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के रूप में 3 भागों में बांटकर पढ़ा। इसके बाद अब हम प्रवेश करते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल, जिसको मीसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इसका समय काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पशुपालन की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, तो वो है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल, मध्य पाषाण काल। पहला पाला जाने वाला पशु, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल रट लीजिए कि मानव ने सबसे पहले कौन से पशु को पाला, तो वो था कुत्ता या डॉग। इसको सबसे पहले मानव ने पाला। तो पहला पाला जाने वाला पशु कौन सा हो जाता है, कुत्ता हो जाता है। इस युग के औजारों की अगर हम बात करें तो चर्च, कैल्सिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन, अगेट जैसे उच्च सामग्रियों से निर्मित होते थे। अब ये पत्थरों के नाम हैं। आपने स्फटिक पत्थर ज़रूर सुना होगा, और बाकी हो सकता है आपने नाम ना सुने हो, पर चर्ट और स्फटिक ये 2 नाम आपने सुने होंगे। बाकी नाम भी आप पढ़िए कि कैल्सिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन, अगेट जैसे उच्च श्रेणी के जो पत्थर थे, इनसे अभी अपने औजार निर्मित करने लगे थे। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश से इस मध्य पाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करें तो बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हमें मिले हैं बागौर राजस्थान से, और कहाँ से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। अब कौन से पशु के, तो यहाँ पर से जो साक्ष्य मिले हैं वो है भेड़ और बकरी के। भेड़ और बकरी तक को इन्होंने पालन में ला दिया था, तो भेड़ और बकरी के मिले हैं। बागौर से तांबे के 3 बाड़ाग्र मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे बाड़ाग्र क्या होता है, तो जो बाड़ होते हैं ना, बाड़ आपने तीर जिनको बोलते हैं वो मिले हैं, और काफ़ी धारदार हैं ये। तो इनसे पता चलता है कि ये तीरों को भी बनाने लगे थे, और ये तीर तांबे के बने हुए थे। किसके बने हुए थे, तो तांबे के बने हुए थे। सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो लेखैया, इलाहाबाद
यूपी का ये क्षेत्र है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के लेखहिया से क्या मिला है, सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य हमें चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछे जाए, और ये वो हैं जो सबसे पहले यहाँ से प्राप्त हुए थे, तो चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मृदभांड के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जब मैं इनसे संबंधित प्रश्न आपको कराऊंगी तो आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पर आप तैयारी करके आइएगा उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, अन्यथा आपके लिए फिर वो सारे प्रश्न बेकार होंगे। आगे हम देखेंगे इससे संबंधित स्थल कौन कौन से थे। तो जो ये 3 स्थल यहाँ लिखे हुए हैं रट लीजिए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला है सराय नाहर। सराय नाहर बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ जिले में ये पड़ता है। प्रतापगढ़ में ये स्थित है सराय नाहर, और यहाँ से युद्ध के साक्ष्य हमें मिले हैं। किसके? यहाँ से युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। 4 नरकंकाल एक साथ, 4 नरकंकाल एक साथ मिले हैं। स्तंभगर्द मिला है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें सराय नाहर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। आगे बात करें दमदमा की, ये भी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में पड़ता है। दमदमा अब भाई एक जिला है, उसमें कई सारे छोटे छोटे गांव रहते हैं, तहसील रहते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो उन्हीं में ये दमदमा एक क्षेत्र था उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में। यहाँ से 3 नरकंकाल एक साथ मिले हैं, तो मतलब एक साथ इनको दफनाया गया था, एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया। क्या कारण रहे होंगे ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, परंतु एक साथ 3 लोगों के नरकंकाल, इसका मतलब इन तीनों लोगों को एक साथ दफनाया गया था। 5 युगल शवाधान, 5 युगल शवाधान, युगल मतलब पति पत्नी का जो जोड़ा रहता है, आप कह सकते हैं स्त्री पुरुष का, उसको युगल बोला जाता है। तो युगल शवाधान, 5 युगल शवाधान कहाँ से मिले हैं? दमदमा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश भी अगर होगा तो भी उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें मेहदहा उत्तर प्रदेश, ये भी प्रतापगढ़ का ही क्षेत्र है। आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइएगा, आज आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे गले में थोड़ी सी तकलीफ़ है, और उसके अलावा ये टॉपिक भी बहुत जल्दी पढ़ने वाला नहीं है, तो आप लोग आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। मेहदहा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, और यहाँ से मिले हैं मृगशृंग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हड्डियों के आभूषण, और स्त्री पुरुष युगल शवाधान भी हमें कहाँ से मिले हैं? मेहदहा यूपी से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, इसका समय काल सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो 10,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका समय काल बताया जाता है। ये कृषि का प्रारंभ यहीं से हुआ, स्थायी जीवन का प्रारंभ यहाँ से हुआ, पहिए की खोज हुई, आग का प्रयोग शुरू हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट नवपाषाण काल की जो बात है वो है पहिए का आविष्कार होना। पहिए का आविष्कार इस काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। इसके अलावा आग की खोज तो पहले ही हो चुकी थी, इसमें कोई संदेह नहीं था, परंतु आग की खोज हो जाना काफ़ी नहीं था। उस आग का प्रयोग कहाँ करते हैं ये मानव को पता चला कब? नवपाषाण काल में, कि हम इस आग का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जानवरों को भगाने में कर सकते हैं, अपने लिए भोजन को पकाने में कर सकते हैं। उसके अलावा इस आग का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? तो प्रकाश के रूप में भी आग का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी बातों का जो पता है वो नवपाषाण काल में मानव को चला। उसके बाद प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो गुफ कराल और बुर्ज होम, ये कश्मीर के क्षेत्र थे। यहाँ से महगढ़ा, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश बेलन घाटी, चिरांद बिहार का ये क्षेत्र था। ये सारे प्रमुख स्थल हैं नवपाषाण काल के। चिरांद बहुत बाद में नवपाषाण काल का भाग बना, काफ़ी बाद में यहाँ पर विकास का कार्य हुआ, परंतु देखा जाए तो इसको हम नवपाषाण काल के भाग में रखते हैं। आगे हम देखते हैं पाकिस्तान में भी नवपाषाण कालीन कुछ भाग स्थित हैं, जिनमें जो क्षेत्र हैं वो है मेहरगढ़, राना घुंडई, डाबरकोट, बालाकोट, पेरियानो घुंडई, और इसके अलावा मुगल घुंडई। ये सारे कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए 2 कोट वाले हैं, डाबरकोट, बालाकोट, उसके अलावा घुंडई वाले हैं, राना घुंडई, मुगल घुंडई और पेरियानो घुंडई। इसके अलावा एक गढ़ है मेहरगढ़। ये सारे के सारे कहाँ के भाग हैं? ये सारे के सारे पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए।
तो आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले मानव ने जौ को उगाया, क्योंकि कृषि कार्य नवपाषाण काल से शुरू हो गया था। तो सबसे पहले मानव ने उगाया तो जौ को, पर सबसे पहले उसने खाया गेहूं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो जौ था, और मानव द्वारा खाई जाने वाली पहली तो वो गेहूं था। इसके अलावा इन्होंने चावल और मक्के को भी उगाया। आगे चलकर धीरे धीरे और विकास हुआ, फिर उन्होंने और तरह की कृषि कार्य भी प्रारंभ किए। अब हम चावल से संबंधित कुछ साक्ष्य देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पेपर में कि सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लहुरा देव, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से 8000 ईसा पूर्व पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। कितने? 8000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में पहले तो यहाँ पालतू भैंस के साक्ष्य मिले हैं। किसके? पालतू भैंस के साक्ष्य मिले हैं। और उसके अलावा 7000 ईसा पूर्व पुराने चावल के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। इसके बाद आता है कोलडिहवा। तो कोलडिहवा यहाँ पर आता है, और यहाँ पर से 6500 ईसा पूर्व पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सभी साक्ष्य कब मिले और कहाँ से मिले, उन सभी के आधार पर ये 3 क्षेत्र लिखे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं मगहड़ा की। ये भी क्षेत्र था मगहड़ा, यहाँ जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद की बात करें तो हड्डियों के औजार मिले हैं, कि अब मानव हड्डियों से भी औजार बनाने लगा था। ज़्यादा प्रभावशाली रहते होंगे, इसीलिए वो हड्डियों से भी औजार बनाने लगा। अब ये हड्डियाँ जानवर की थी या मानव की थी ये तो नहीं बता सकती, लेकिन हड्डियों से औजार के साक्ष्य हमें चिरांद बिहार से मिले हैं। असम के क्षेत्र से हमें कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कुल्हाड़ी के साक्ष्य असम से मिले हैं। असम या पूर्वोत्तर भारत आप कह सकते हैं, यहाँ से कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करते हैं, कुछ क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के ये क्षेत्र है जिसमें नाम आता है गुफ कराल का, और दूसरा नाम है बुर्ज होम का। अब ये दोनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण थे। गुफ कराल, यहाँ कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर हिमालयी क्षेत्र में देखा जाए तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें गुफ कराल से मिले हैं। इसके अलावा बुर्ज होम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर लोग गड्ढों में रहते थे। अब गड्ढों में रहने का कारण क्या था ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो घर था वो गड्ढा खोद के अपना घर बनाते थे और गड्ढों के अंदर रहते थे। इसके अलावा शिकार एवं मछली पालन करते थे, तो शिकार का कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो शिकार करना, मछली पालन करना, ये सब करते थे। और ये प्रश्न तो हज़ारों बार एग्जाम से पूछा गया है कि कहाँ से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम कश्मीर का क्षेत्र है, और यहाँ से मालिक के साथ में कुत्ते को कब्र में दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये था नवपाषाण काल। आज मैंने आपको पढ़ाया पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और ये तीनों ही भाग थे पाषाण काल के। अब हम कल पढ़ेंगे कांस्य युग और लौह युग। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता की ओर प्रवेश करेंगे, और हड़प्पा सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, किस प्रकार से उसकी शैली थी, क्या औजार थे, वो सब हम वहाँ पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ मैं चित्र आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो इसी सभ्यता से संबंधित हैं। ये मैं देख लेती हूँ। तो इसमें आप देखिए कि ये है पूर्व पुरा पाषाण युगीन औजार। ये पूर्व पुरा पाषाण युगीन औजार है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व पुरा पाषाण पढ़ाया था ना, तो उसमें इस तरीके के पत्थर के जो बने हुए औजार मिले हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी नुकीले और धारदार हुआ करते थे। कि ये देखिए थोड़ा सा आप देख रहे होंगे तो कुल्हाड़ी का इसमें शेप दिया हुआ है, ये इस तरीके से नोक निकली हुई है, ये काफ़ी धारदार और नुकीले होते थे। इस तरह से ये पत्थरों से अपने पत्थरों से ही औजार बना लिया करते थे। आगे और देखेंगे तो ये कुछ औजार हमें बाद में मिले। ये मध्य पुरा पाषाण युगीन औजार है, और ये देखिए आप किस तरीके से है। इनमें भी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे धार है, नोक निकली हुई है, नुकीले हैं। तो ये इस तरीके के जितने भी ये साक्ष्य आप देखेंगे, ये मध्य पुरा पाषाण युगीन औजार के उदाहरण हो जाते हैं। आगे हम देखें तो फिर थोड़ा और विकास हुआ, और
थोड़ा उन लोगों ने जो धार थी, कह सकते हैं औज़ारों को बनाने का तरीका बदला। आप देखिए कि औज़ार थोड़े से पतले हैं और लंबे हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन आया और उत्तर पुरा पाषाण युगीन औज़ार कुछ इस प्रकार से दिखाई देते थे, कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे। तो ये सारे पुरातात्विक खुदाइयों से जो औज़ार मिले हैं ये उनकी असली प्रति है। इसी तरीके से यही वो औज़ार हैं जो प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में इनको संभाल करके संग्रहालय में रखा गया है। तो यदि कभी आपको समय मिले तो संग्रहालय में जाकर ज़रूर इनका एक बार दर्शन करके आइए। आगे हम बात करेंगे तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जिन पर से जो हमें शैली प्राप्त हुई है, जिस प्रकार की कला बनी हुई है, तो ये मध्य पाषाण युगीन शैली कला है, जिसमें आप देख रहे होंगे इन्होंने कुछ प्रयास किया है बनाने का। ये इन्होंने गाय बनाई है या भैंस बनाई है, पता नहीं कोई जानवर बनाया है। इस तरीके से कलाकृतियाँ इनकी दीवारों पर बनी हुई हैं। मानव आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये सारी जो आकृतियां हैं वहाँ की गुफाओं के दीवारों पर, भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों से हमें ये कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो कि मध्य पाषाण युगीन शैली की उदाहरण मानी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करिए। थैंक यू सो मच।